हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, सिविक्स बुक ग्रेड 9 से। चैप्टर की शुरुआत ओवरव्यू से ही कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब खाली ये नहीं हुआ कि लोग जो है अपने रूलर्स को चुने। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं उनको भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स यानी कायदे होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। उनको इंस्टीट्यूशंस के अंदर रहकर और इंस्टीट्यूशन के लिए ही काम करना होता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है, इसलिए इसमें हम मेनली यही देखेंगे कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जो है डेमोक्रेसी में कैसे काम करते हैं। साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो लिए जाते हैं, कैसे उनको लागू किया जाता है कंट्री के अंदर। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बाय चांस अगर इन डिसीजंस को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसको कैसे सुलझाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे को 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा जो मेजर रोल प्ले करते हैं डिसीजंस लेने में, खासतौर से जो बड़े बड़े हैं। वो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इन इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले की क्लासेस में। हम यहाँ पर एक जल्दी से उसको थोड़ा सा समराइज कर ले रहे हैं और फिर हम शुरू करेंगे अपने बड़े बड़े सवाल। हर एक केस जो हर एक इंस्टीट्यूशन है, हम उसके बारे में यही सवाल पूछेंगे कि इंस्टीट्यूशन ये वाला करता क्या है, कैसे ये इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है, कैसे इसकी जो फंक्शनिंग है वो कम या ज्यादा डेमोक्रेटिक कही जा सकती है। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो मेन ये समझना है कि सारे के सारे ये जो इंस्टीट्यूशन है कैसे ये जो हमारी सरकार है इसके काम को आगे बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि हम जो है कंपेयर भी करेंगे इसी तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो और डेमोक्रेसीज में होते हैं उनसे। इस चैप्टर में हम एग्जांपल्स लेंगे, अपना जो हमारा नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट का काम होता है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं वो कैसे काम करती है उसके एग्जांपल्स देखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के या जो हमारी जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके। इस चैप्टर के दौरान आप चाहें तो आप भी कुछ सवाल जो हैं वो सोच सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है आपकी स्टेट में वो वर्क करती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कैसे एक बड़ा जो पॉलिसी बनाने वाला डिसीजन होता है वो लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करते हैं। 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट की जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने एक ऑर्डर इशू किया। इसको कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। जैसे और बाकी गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, इसका भी एक नंबर था और उसी से उसकी पहचान थी कि ये है ऑर्डर मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90 EST SCT और इसकी जो डेट थी वो थी 13/8/1990। जॉइंट सेक्रेटरी जो कि ऑफिसर होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशंस में, उन्होंने जो है इस ऑर्डर को साइन किया। छोटा सा ऑर्डर था, हार्डली 1 पेज का, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सर्कुलर या नोटिस के जैसा लिख रहा था, जैसा कि हम अपने स्कूल में देखते। हर दिन गवर्नमेंट जो है ऐसे सैकड़ों ऑर्डर्स इशू करती रहती है अलग अलग मैटर्स पे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों के लिए ये एक जरिया बन गया जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी। अब ये देखते हैं कि कैसे ये डिसीजन लिया गया और उसके बाद क्या हुआ। ये जो ऑर्डर था इसने एक बहुत ही कहना चाहिए बड़ा पॉलिसी डिसीजन जो है उसको अनाउंस किया। इसके अनुसार 27% जो वैकेंसीज हैं सिविल पोस्ट में या सर्विसेज में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं वो रिजर्व करी जाएंगी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी SEBC। SEBC जो है एक दूसरा नाम दिया गया है उन सब लोगों को जो उन कास्ट को बिलोंग करते हैं जो कि बैकवर्ड समझी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो फायदा था इस जॉब रिजर्वेशन का वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही था। एक नई थर्ड कैटेगरी जो है उसको लाया गया SEBC। अब जो लोग बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं वो एलिजिबल थे इस कोटा के लिए, लगभग 27% जॉब्स के लिए। बाकी और लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए compete नहीं कर सकते। अब किसने ये डिसीजन लिया इस मेमोरेंडम को इशू करने का? एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है खाली एक अकेले इंसान के द्वारा तो लिया नहीं जा सकता जिसने ये डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। जो ऑफिसर होगा वो तो खाली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होगा ना, जो कि दिए गए थे मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशन के, जिसका डिपार्टमेंट एक हिस्सा था। तो हम ये गेस कर सकते हैं कि कुछ ऐसे बड़े बड़े डिसीजन जो है वो
ऐसे होते हैं जिसमें हमारी जो कंट्री के मेजर वर्किंग है वो काफी हद तक इन्वॉल्व रहती है। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या कवर किए गए। सबसे पहला है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट और सबसे बड़ी फॉर्मल अथॉरिटी होती है कंट्री के अंदर। फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट और मेन जितनी भी गवर्नमेंटल पावर्स है वो इन्हीं के द्वारा करी जाती है। ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं कैबिनेट मीटिंग्स के वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। पार्लियामेंट में जो है प्रेसिडेंट होते हैं और दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर जो है उनको सपोर्ट होना जरूरी है, लोकसभा के मेंबर्स जो है उनकी जो मेजॉरिटी है उनका सपोर्ट होना जरूरी है। तो क्या ये सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस डिसीजन में जो कि ऑफिस मेमोरेंडम से संबंधित था? चलो पता कर। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था एक तरह से कहते हैं बहुत सारी लगातार जो घटनाएं हुई इतने टाइम तक उसका फाइनल एंड था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अपॉइंट किया जो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है उसको 1979। ये हेड करा जा रहा था बीपी मंडल के द्वारा, इसीलिए इसको मंडल कमीशन कहा जाता है। यहाँ ये पूछा गया कि आप बताइए एक ऐसा क्राइटेरिया कि हम जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया के अंदर उनकी पहचान कर सकें और कुछ कदम उठा सकें उनके बढ़ोतरी के लिए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में और बहुत सारे चेंजेस बताए। उनमें से एक था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो खास तौर से रिजर्व करी जाए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के। अब ये जो रिपोर्ट थी और ये जो रिकमेंडेशंस थी इनका सारे के सारे का डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट के अंदर। कई सालों तक जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, पार्टीज थे, वो जो है डिमांड कर रहे थे कि ये जो कमीशन की रिकमेंडेशन है इसको लागू कर दिया जाए। फिर आया लोकसभा का इलेक्शन 1989 में। अब अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उसमें जनता दल ने ये प्रॉमिस कर दिया कि अगर वो जो है पावर में आई यानी अगर उसकी गवर्नमेंट बनी तो वो ये मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है इसे लागू कर दे। जनता दल ने जो है गवर्नमेंट को वाकई में फॉर्म किया इस इलेक्शन के बाद। उनके जो लीडर थे वो थे वीपी सिंह और वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बने। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद। जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के उन्होंने जब अपने पार्लियामेंट को एड्रेस किया तो उन्होंने गवर्नमेंट की इंटेंशन को बताया कि वो जो है जो रिकमेंडेशंस थे मंडल कमीशन के उनको लागू करना चाहते हैं। 6 अगस्त 1990 को जो यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये फॉर्मल तौर पर डिसीजन लिया गया कि इन रिकमेंडेशंस को लागू किया जाए। अगले दिन जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया इस डिसीजन के बारे एक स्टेटमेंट की मदद से, दोनों ही जो हाउसेस थे पार्लियामेंट के उसके अंदर। फिर ये जो डिसीजन था कैबिनेट का इसको भेज दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के। सीनियर ऑफिसर्स जो इस डिपार्टमेंट के थे उन्होंने एक ऑर्डर ड्राफ्ट किया जैसा कि कैबिनेट डिसीजन हुआ था उसके अनुसार और फिर जो है मिनिस्टर का अप्रूवल लिया। ऑफिसर ने साइन कर दिया ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इस तरीके से जो ऑफिस मेमोरेंडम था वो जो है जिसका नंबर ये था उसको एक तरह से पहचान मिली 13 अगस्त 1990 को। कुछ ही महीनों बाद ये सबसे बड़ा गर्म मुद्दा बन गया कंट्री के अंदर। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, उनमें अलग अलग जो है व्यूज थे, लोगों के विचार थे इस इशू को लेकर। क्या हुआ इसकी वजह से? कंट्री के अंदर विरोध होने लग गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और इतने ज्यादा हो गए कि हिंसात्मक हो गए। लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे इस डिसीजन के बाद क्योंकि हजारों की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उस पर असर पड़ रहा था। कुछ को ऐसा लगा कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं हमारे लोगों के बीच में अलग अलग कास्ट के इंडिया के अंदर, इसी की वजह से जो है जॉब रिजर्वेशंस की जरूरत है। उनको ऐसा लगा ये फेयर अपॉर्चुनिटी जो है मिलनी चाहिए उन कम्युनिटीज की जो अभी तक खास तौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उनका आज तक कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये बहुत ही गलत है, उससे क्या होगा जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस को या कम्युनिटीज को नहीं बिलोंग करते हैं उनको हटा दी जाएंगी, उनको जॉब्स नहीं दी जाएंगी भले ही वो ज्यादा ही क्वालिफाइड क्यों ना हो। कुछ को ऐसा लगा कि इसमें जो है कास्ट फीलिंग्स जो है लोगों के बीच में वो ज्यादा भड़केंगी और इससे नेशनल यूनिटी पे असर आएगा। हम इस चैप्टर में ये नहीं डिस्कशन कर रहे हैं कि वो जो डिसीजन था वो अच्छा था या गलत था, हम सिर्फ इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और लागू किए जाते हैं कंट्री के अंदर।
अब आता है सवाल कि इस मुद्दे को सुलझाया किसने। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इंडिया के अंदर है वो मेनली इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं जो कि गवर्नमेंट डिसीजन से संबंधित होते हैं। कुछ पर्सन्स या एसोसिएशंस जो है इस ऑर्डर का विरोध कर रहे थे। उन्होंने जो है बहुत सारे केसेस जो है फाइल किए कोर्ट के अंदर। उन्होंने कोर्ट से अपील करी कि इस ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर करें और इसका ये जो लागू किया जाए इसको रोक दें। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया की थी उन्होंने इन सारे केसेस को एक तरह से एक साथ ले लिया। अब ये जो केस था इसको नाम दिया गया इंदिरा सोहने और एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। 11 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने दोनों ही तरफ के तर्क सुने। मेजॉरिटी में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे 1992 में उन्होंने ये डिसीजन दिया कि ये जो गवर्नमेंट का इंडिया का ऑर्डर है ये वैलिड है। उसी वक्त जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि तुम अपना ये जो ओरिजिनल ऑर्डर है इसमें थोड़े से चेंजेस करो। उन्होंने कहा जो वेल टू डू पर्सन्स हैं बैकवर्ड क्लासेस में उनको जो है इस रिजर्वेशन के बेनिफिट से बाहर रखो। मतलब ये था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एक और ऑफिस का मेमोरेंडम था उसको जो है उन्होंने इशू किया 8 सितंबर 1993 को। इस तरीके से जो डिस्प्यूट था वो खत्म हुआ और फिर उसके बाद से इस पॉलिसी को जो है लागू किया जाने लगा। फिर है कि हमें ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अभी हमने देखा एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। कंट्री को चलाने का मतलब है बहुत सारे इस तरह के एक्टिविटीज की जरूरत होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि अपने जो उसके सिटीजन्स हैं उनकी सिक्योरिटी को वो प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटीज देगी एजुकेशन और हेल्थ की सबके लिए। वो जो है गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्ट करती है, मनी स्पेंड करती है ताकि जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और बेहतर किया जा सके। डिफेंस है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, इनको और ज्यादा अच्छा किया जा सके। ये लाती है, लागू करती है कई सारी वेलफेयर स्कीम्स को। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको डिसीजंस लेने होते हैं कि कैसे ये एक्टिविटीज वर्क करेंगी। बाकी जो है उनको डिसीजन ये लेना होता है कि इन डिसीजंस को लागू कैसे किया जाए। अगर बाई चांस कोई मतभेद अराइज होता है ऐसे डिसीजंस पे या उनके इम्प्लीमेंटेशन पे तो कोई तो ऐसा हो जो ये बता सके कि क्या सही है क्या गलत, या ये सही है ये गलत। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हर एक को ये पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं इनकी एक तरह से ये जो एक्टिविटीज है होती रहे। भले ही जो पर्सन इंचार्ज है उसकी पोजीशन बदल जाए, वो उसकी कोई दूसरा आ जाए, लेकिन ये जो एक्टिविटीज हैं ये होती रहनी चाहिए। तो इन सब टास्क को करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर। ऐसे अरेंजमेंट्स को हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। एक डेमोक्रेसी बहुत अच्छे तरीके से तब वर्क करती है जब ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने फंक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं जो उनको दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का हो वो कुछ ऐसे रूल्स बनाता है पावर्स को लेकर, फंक्शंस को लेकर हर एक इंस्टीट्यूशन की। तो हमारा ये जो ऊपर का एग्जाम्पल था इसमें हमने यही देखा कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्क करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस के लिए जिम्मेदार होते हैं या वो लेती हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे कदम उठाएं ताकि ये जो मिनिस्टर्स के डिसीजंस हैं इनको लागू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट वो इंस्टीट्यूशन है कि बाई चांस अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसको फाइनली सेटल कैसे कराना है। आपके माइंड में कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो उनके भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, क्या उनके क्या रोल होते हैं। इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशन में रूल्स इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और इससे जो है जो लीडर्स होते हैं उनके हाथ बंधे रहते हैं। इंस्टीट्यूशंस में आपको मीटिंग्स करनी होंगी, कमिटीज बनेंगी, रूटीन फॉलो करना होगा। इससे क्या होता है काफी डिले होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो है वो खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहने को इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना काफी फ्रस्ट्रेशन भरा हो सकता है। एक ये भी सोच सकता है इंसान ऐसे में कि इससे तो बढ़िया है एक ही जो है इंसान सारे डिसीजन ले ले बिना किसी रूल्स प्रोसीजर्स या मीटिंग्स के, लेकिन ये डेमोक्रेसी की भावना नहीं है। कुछ डिलेज होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा खड़े किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत यूजफुल होते हैं। इससे क्या होता है एक मौका मिलता है बहुत सारे लोगों को कि उनके साथ डिसीजन लिया जा सके, उनके साथ कंसल्ट किया जा सके किसी भी डिसीजन में। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से अच्छा डिसीजन जो है
उसे लेना आसानी से काफी मुश्किल भरा बना देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये उसको भी और ज्यादा मुश्किल कर देते हैं कि एक खराब डिसीजन हम जल्दीबाजी में ले लें। मतलब ये है, अगर अच्छा डिसीजन को लेने में हम मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, डिसीजन लेने में हम परेशानी ला रहे हैं बीच में या डिले कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है बजाय जल्दबाजी में हम कोई एक खराब डिसीजन ले लें। इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है, खासतौर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो इन इंस्टीट्यूशंस पर ज्यादा जोर देती है। अब जो है इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पार्लियामेंट। ये करते हैं अगले